आंटी जी, अब आप अकेली नहीं है, हम आ चुके हैं। अगले हफ्ते हमारी दोस्त की शादी है, सारी जिम्मेदारी हमारी। चल पूजा, छत पर बिस्तर लगा कर आते हैं मेहमानों के सोने के लिए, क्योंकि नीचे बहुत गर्मी है। अच्छा हुआ यार जो तुम दोनों आ गई। बेटा आते ही काम करोगी, पहले कुछ खा लो। इतना बोल पसीने से लथपथ शांति निहारिका की दोस्त को खाना देती है, जिसके बाद निहारिका अपनी दोनों दोस्त के साथ कुछ बिस्तर लेकर छत पर जाती है और उन्हें बिछाने लगती है। तभी उनकी नजर अपनी बगल वाली पड़ोसन पर पड़ती है। आ जाओ जल्दी से, छत पर सारी अरेंजमेंट हो रखी है, देखो कितनी अच्छी सजावट है। वेटर नीचे से केक लेकर आ जाना और कुछ कोल्ड ड्रिंक भी। एक मिनट, हमारी ब्राइडल रानी, तेरी बैचलरेट पार्टी है, बिना गाने के पूरी थोड़ी ना होगी। इतना बोल आरती सपना को ब्राइड टू बी का रिबन और ताज पहनाती है, जिसके बाद सपना अपनी दोस्त के साथ छत पर गाने चलाकर डांस करती है और केक कट करती है। हैप्पी न्यू जर्नी माय डियर फ्रेंड। तेरी अमीर पड़ोसन की शादी भी उसी दिन है ना जिस दिन तेरी है। ये लोग अपनी शादी की हर एक चीज कितने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। काश कि हम भी तुझे ब्राइड टू बी की पार्टी दे पाते। कोई बात नहीं मेरी दोस्त, शादी से पहले मेरे घर आ गई, मेरे लिए यही काफी है। सपना को अपनी बैचलर पार्टी एंजॉय करता देख निहारिका को काफी अच्छा लगता है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और निहारिका के माता पिता एक एक पैसे जोड़ रहे होते हैं। अनिल जी, 2 लाख का और इंतजाम कर लीजिए। घर में जो भी पैसे रखे थे उससे तो शादी का सामान आ गया और अब भी कुछ पैसों की जरूरत है। मैंने भैया से बात करी है, कल राजस्थान जा रहा हूँ, उनके मालिक से कुछ पैसे ब्याज पर उधार लेने। और सुनो, हमने जो 20,000 रुपए की एफडी करवाई थी वो तोड़वा लो, शादी में काम आएगी। इतना बोलकर अनिल राजस्थान जाने के लिए तैयारी करने लगता है। तो वहीं शांति बैंक जाकर अपनी एफडी तुड़वाकर पैसे लेकर आती है। जहां एक तरफ अकेला अनिल राजस्थान जाता है तो वहीं सपना अपने पूरे परिवार के साथ राजस्थान जाती है, जहां रात के समय एक रिसोर्ट में सपना अपनी प्री वेडिंग शूटिंग के लिए तैयार होती है। सच में भैया, ये रिसोर्ट बहुत अच्छा है। घर पर ये स्विमिंग पूल मेरी बेटी का सपना था कि वो स्विमिंग पूल के पास अपना प्री वेडिंग शूटिंग करवाए। भैया मैं तो कह रहा था कि अपनी बिटिया की शादी भी राजस्थान में करवाते, बिल्कुल रॉयल तरीके से। अब बेटी को बुला लो, स्विमिंग पूल से लेकर रिसोर्ट के हर एक कोने गार्डन में हम बिटिया की शूटिंग करवाएंगे। कुछ देर में सपना और उसका फियोंसे तैयार होकर बाहर आते हैं और स्विमिंग पूल के पास खड़े होकर अलग अलग पोज में फोटो लेते हैं। अंकल, मुझे अपने मंगेतर के साथ पूल के अंदर की भी कुछ फोटोज चाहिए। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। इतना बोलकर सपना अपने फियोंसे के साथ स्विमिंग पूल के अंदर खड़ी होकर कुछ फोटो लेती है और तभी वहां अनिल आता है। अनिल को देख विनोद बड़ा हैरान होता है और उससे कहता है, अरे भैया, तुम यहाँ बिटिया की शादी इसी रिसोर्ट में करने का सोचा है क्या? अरे नहीं नहीं भैया, हम गरीब की कहाँ इतनी औकात। मैं तो यहाँ रिसोर्ट के मालिक से मिलने आया हूँ। वो भैया के मालिक हैं, उनसे कुछ बात करनी थी बस। अरे आओ अनिल भाई, तुम्हारे भाई ने मुझे बताया तुम्हारे बारे में, अभी तुम्हें पैसे देता हूँ, आखिर बिटिया की शादी है। इस तरह अनिल रिसोर्ट के मालिक से पैसे लेकर वहां से चला जाता है और घर आकर सारी बात अपनी बीवी को बताता है। शांति, कुछ लोग इतने अमीर हैं कि प्री वेडिंग शूटिंग के लिए इतने पैसे खर्च कर रहे हैं जितनी उन्होंने अपनी बेटी की प्री वेडिंग शूट के लिए पैसे खर्च करे हैं, उसके आधे पैसे भी हमने अपनी बेटी की शादी में खर्च नहीं करे। आप ज्यादा मत सोचिए, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। अच्छा सुनिए ना, कल हल्दी की रस्म है, घर में सिर्फ एक पंखा है, घर आए मेहमान भी गर्मी से परेशान हो रहे हैं। मैंने बात करी है टेंट वालों से, वो हमें 2 पंखा और दे देंगे। जहां एक तरफ अनिल बेचारा कभी किसी से तो कभी किसी से कर्ज मांग कर लाता है और कम से कम पैसों में शादी की तैयारी कर रहा होता है, तो वहीं अमीर सपना के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होती। मैंने आपको कहा था हल्दी मेहंदी संगीत किसी छोटे मोटे धर्मशाला में रख लीजिए, पर आपको तो घर में ही रखना है। आप घर में रखा है तो बाहर के लिए कुछ कूलर मंगवा लेना और कुर्सी भी और टेंट भी लगवा दीजिए ताकि किसी को धूप ना लगे। भले ही शाम को फंक्शन है पर मेहमान तो बाहर भी बैठेंगे ना। अरे भाग्यवान, क्यों चिंता करती हो, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। और सुनो, हमारे बगल वाली की बेटी की भी शादी है, उनसे भी पूछ लो अगर उन्हें हमारी कुछ मदद चाहिए हो तो। इतना बोलकर विनोद वहां से चला जाता है, जिसके बाद आशा कुछ गद्दे लेकर शांति के घर जाती है। शांति बहन, आज तो तुम्हारी बेटी की भी हल्दी है, तुम कहाँ हल्दी कर रही हो? तुम्हारे घर में कितनी गर्मी लग रही है। तुमने अगर हमें पहले बताया होता तो 2 कूलर हम तुम्हारे इधर भी लगवा देते कि रात में मेहमानों के सोने के लिए काम आएंगे।
धन्यवाद आशा बहन, एक मदद और कर देती। आपके तो 2-4 घर खाली पड़े हैं, अपने मेहमानों के साथ मेरे भी कुछ मेहमान एडजस्ट कर देती। हमारे घर में सिर्फ एक ही पंखा और गर्मी ज्यादा है। अनिल जी गए हैं पंखे वाले से बात करने, पर शाम तक ही कुछ हो पाएगा। हाँ हाँ शांति, क्यों नहीं भेज देना अपने मेहमानों को हमारे पीछे वाले घर में सोने के लिए। इतना बोलकर आशा वहां से चली जा। कितनी गर्मी हो रही है, बेकार गर्मी में शादी रखी। अब जल्दी से हल्दी लगाकर हम भी अपने घर जाएं। शांति बहन, छत पर भी 2 पंखे लगवा ली थी, हल्दी तो पसीने से ही गीली हो गई। जहां साधारण तरीके से निहारिका की हल्दी हो रही थी, तो वहीं पार्क में अच्छी डेकोरेशन, डीजे, नाच गाने और येलो कपड़े की थीम के साथ सपना की हल्दी होती है। हमारी सपना के सपने सच हो गए, दुल्हन बनने वाली है ये तो। बुआ जी, मेरे सपने तो तब सच होंगे जब आप मेरी हल्दी पर ठुमके लगाएंगी। इस तरह सपना घर आए मेहमानों के साथ अपनी हल्दी पर नाच गाना करती है। देखते ही देखते अगले दिन मेहंदी का दिन आता है और उस दिन बेचारी निहारिका अपने घर में ही गर्मी से परेशान होकर अपनी दोस्त से मेहंदी लगवाती है। तू चिंता मत कर, तेरी मेहंदी हम इतनी अच्छी लगाएंगे कि उसके सामने मेहंदी आर्टिस्ट की मेहंदी फीकी पड़ जाएगी। यार मेरा तो सारा प्लान खराब हो गया। मैंने सोचा था कि हम मेहंदी पर मेहंदी कलर के कपड़े पहनेंगे और मेहंदी एंजॉय करेंगे। इस तरह निहारिका की दोनों दोस्त उसकी मेहंदी लगाती है, तो वही मेहंदी आर्टिस्ट आकर सपना के हाथों में मेहंदी लगाती है और मेहंदी लगने के बाद सपना अपनी दोस्त और माँ के साथ डांस करती है। अरे बेटा, अब तुम सब एंजॉय करो, अब मैं थक गई हूँ। गर्मी इतनी लग रही है कि कूलर की हवा भी काम नहीं कर रही है। इतना बोलकर आशा वहां से चली जाती है और सपना के घर में सारी रात फंक्शन चलता है। देखते ही देखते संगीत का दिन आ जाता है और उस दिन भी बाहर से आकर लोग डीजे बजाते हैं और ढोल नगाड़ों पर डांस करते हैं। तो वहीं निहारिका के घर में कुछ औरतें जाकर ढोल बजाकर उस पर नाच करती हैं। शांति बहन, थोड़ा सा ठुमका लगा लो, तुम्हारी बेटी की शादी है। कुछ औरतों के कहने पर शांति अपनी बेटी के साथ डांस करती है और देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है, जहां एक तरफ बड़े से बैंक्वेट में सपना की शादी होती है और खाने के लिए आइटम्स होते हैं, तो वहीं गली में भयंकर गर्मी में और कम खाने के आइटम के साथ निहारिका की शादी होती है। और शादी के अगले दिन कड़कड़ाती धूप में बेचारी निहारिका की विदाई होती है। तब घर के बाहर खड़ी होकर अपने माता पिता को गले लगाकर वो रोती है। माँ, तुम्हारी बहुत याद आएगी। बेटा रोना बंद कर दो, ऐसे इतनी गर्मी है और तुम कब से धूप में ही खड़ी होकर रो रही हो, ऐसे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। बहन, तुम भी अपनी बेटी के साथ छांव में बैठ जाओ जब तक तांगा नहीं आ जाता। जहां एक तरफ घर के बाहर धूप में खड़ी होकर निहारिका अपने परिवार से गले लगाकर रो रही होती है, तो वहीं अमीर सपना बैंक्वेट से गाड़ी में घर आती है और क्योंकि घर के बाहर टेंट और कूलर लगा होता है, इसलिए उसे धूप और गर्मी के एहसास भी नहीं होता और हंसती हुई सपना अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ती है। माँ पापा, अपना ख्याल रखना। मेरे जाने के बाद लड़ाई मत करना। 2 दिन बाद मैं आप लोगों से मिलने के लिए आऊंगी। हाँ बेटा, तू भी अपना ख्याल रखना। ले, तेरी मर्सिडीज भी आ ही गई। मैं पीछे की गाड़ी में तेरे 6 बैग रख रहा हूँ, एक बैग तेरी ही गाड़ी में रखा है, आराम से जाना। दामाद जी, मेरी बेटी का ख्याल रखना। इस तरह आशा अपनी बेटी को विदा करती है और विनोद खुद अपनी बेटी को मर्सिडीज में बिठाता है और कुछ ही देर में सपना एक शानदार गाड़ी में बैठकर अपने ससुराल के लिए निकल जाती है। तो वहीं कुछ ही देर में तांगा आता है। निहारिका बेटा, तांगा आ गया है, तू तांगे में बैठ जा, तुझे धूप नहीं लगेगी और मैं पीछे तेरे दोनों बैग रख देता हूँ। इतना बोलकर अनिल हाथ पकड़कर अपनी बेटी को टांगे पर बिठाता है और उसके दोनों बैग उसी तांगे पर रख देता है। कुछ ही देर में निहारिका का भी तांगा चल पड़ता है और इस तरह एक ही मोहल्ले में अमीर बेटी गरीब बेटी की एक साथ विदाई होती है। आओ आओ घर की लक्ष्मियों, अंदर आओ और यहाँ अपने मेहंदी के छाप इस दीवार पर लगा दो। ये हाथ पर थोड़ी मेहंदी लगा लो। माँ जी, ये सब क्या है? मैंने हाथों पर इतनी महंगी डिजाइनर मेहंदी लगवाई है और आप इस पर और मेहंदी लगवाकर मेरे हाथ का डिजाइन खराब करवाना चाहती हैं। देख नहीं रही हैं आप मुझे कितना पसीना आ रहा है? नताशा दीदी, एक रस्म होती है और इसमें हाथ की मेहंदी खराब नहीं होगी। सिर्फ कुछ मिनटों के लिए ये वाली मेहंदी का घोल रखकर दीवार पर छाप लगानी है। घर में घुसी नहीं हो और आते ही मुझ पर हुक्म चलाने लग गई। भूलो मत, तुम गरीब घर से आई हो और मैं अमीर घर से। एक तो इतना भारी लहंगा है, गर्मी में हाल बुरा हुआ जा रहा है और यहाँ तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ। नताशा, काम डाउन ना। जितनी देर में तुमने ये सब बोला उतने में तो काम हो जाता। कर लो। फाइन। ये कहकर नताशा मेहंदी का छाप दीवार पर लगा देती है और फिर गरीब बहू भी लगा देती है। अब तो मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। माँ जी, मैं आप सबके लिए कोई गर्मी का शरबत बना दूं?
नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों की कल पहली रसोई है, इसलिए तभी रसोई को हाथ लगाना। और हाँ, दोनों समय से 6 बजे उठ जाना, मंदिर का भोग भी निकालना है। अरे बहू, घर में शादी की बची हुई कोल्ड ड्रिंक रखी है, वही तुम सबको दे दो। अब तो मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। ठीक है पापा जी। दोनों अपने कमरे में जाकर मेहंदी का हाथ साफ करती हैं और गरीब बहू सबको कमरे में जाकर कोल्ड ड्रिंक देती है। कुछ देर बाद खाना खाने के बाद सब सो जाते हैं। अगली सुबह कविता बहू उठ जाती है और उठकर घर की सफाई करती है, फिर नहा धोकर सास के पैर छूती है। वहीं दूसरी तरफ अमीर बहू खर्राटे मारकर सो रही थी। सास उसे उठाने के लिए दरवाजे पर खटखटाने लगती है। नताशा बहू उठ जाओ, 7 बजने वाले हैं। तुम्हें लेट हो जाएगा पहली रसोई का खाना बनाने में। अरे क्या है, ठीक से सोने भी नहीं देती। पहली रसोई, कल से दिमाग खराब कर दिया है। आता जाता है नहीं मुझे कुछ बनाने को। फिर भी आई माँ जी, बस थोड़ी देर दीजिए। नताशा तैयार होकर स्लीवलेस ब्लाउज में आती है। दोनों बहू रसोई में होती हैं। माँ जी, पहली रसोई के खाने में क्या क्या बनाना है बता दीजिए। 1 मिनट माँ जी, ये गरीब घर की देवरानी मेरे साथ इस मॉड्यूलर किचन में रहकर तो पहली रसोई का खाना नहीं बनाएगी। आखिर मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है। और माँ जी जल्दी फैसला लीजिए, गर्मी के मारे मेरा बुरा हाल है। ठीक है, बड़ी बहू खाने में कुछ मीठा, पनीर टिक्का, छोले पूरी, गर्मियों वाला अच्छा सा शरबत बना लेना। और छोटी बहू तू, तेरा खाने पीने का सामान इसमें है। इसमें से तुझे 4-5 चीज बनानी और गर्मी का शरबत भी। और इस रसोई में नहीं, बाहर चूल्हे पर बैठकर तुझे खाना बनाना है। और मेरे घर में चूल्हा भी नहीं बना हुआ है। तेरे पास टाइम नहीं है, फटाफट खाना बनाना शुरू कर। लेकिन माँ जी, मैं बाहर इतनी गर्मी में कैसे खाना बनाऊंगी? आप जानती हैं बाहर कितनी तेज धूप है। जब घर में इतनी गर्मी लग रही है तो, और इसमें तो सिर्फ आटा, चावल, गुड़, चना, कुछ नाम के मसाले और कद्दू है। इससे कैसे खाना बनेगा माँ जी? वो सब मैं नहीं जानती, ये समझ ले, ये तेरी अग्नि परीक्षा है। जाकर अब पहले रसोई का खाना बना। जी माँ जी, परफेक्ट। फिर नताशा अपने मॉडर्न किचन में खाना बनाना शुरू करती है। वहीं दूसरी तरफ बेचारी कविता 8 ईंटें और मिट्टी इकट्ठा करके 2 चूल्हे बनाती है। उसके बाद वो लकड़ियों का इंतजाम करती है, जिसे उसके हाथ में कांटा भी चुभ जाता है। मेरा हाथ, इसे भी अभी चुभना था। एक तो इतनी गर्मी लग रही, ऊपर से ये सारी लकड़ी इकट्ठा करके मुझे ले जाना है। समझ नहीं आ रहा मीठा क्या बनाऊं। चीनी भी नहीं है, वो तो गुड़ से बना दूंगी। पर हलवा, आइडिया, मैं कद्दू की सब्जी बनाने के बाद थोड़ा सा कद्दू का हलवा भी बना दूंगी और उसका रायता भी, और चने से सत्तू बना दूंगी। ये कहकर कविता पसीने में भीगती हुई सिर पर लकड़ियों का गट्ठर ले जाती है और फिर एक चूल्हे पर पूरी बनाना, दूसरे पर कद्दू की सब्जी बनाना शुरू करती है। बीच में लकड़ियां खत्म हो जाती हैं तो वो दोबारा धूप में जाकर लकड़ियां काट के लेकर आती है। हे भगवान, ये चूल्हे की भभक तो बहुत तेज लग रही है और पूरी बनाने में हाथ जल रहा है। ऊपर से कांच की चूड़ी भी बहुत तेज गर्म होकर कलाई में लग रही है। वहीं दूसरी तरफ अमीर बहू किचन में गाना सुनते सुनते काम करती है, जिससे उसका खाने पर ध्यान नहीं होता। पूरी कचौरियों को जला देती है और सब्जी काटकर जो खाना बना रही होती है उससे किचन को गंदा भी कर देती है। उफ, ये बनाई हुई पूरियां तो जल गई। अब दोबारा आटा तो मैं नहीं लगाऊंगी, इसीलिए यही परोस दूंगी। सब्जी भी बन गई है, अब ठंडी शरबत का क्या बनाऊंगी? रुआवजा की बोतल से ही काम चला लेती हूँ। लेफ्ट लेग आगे आगे, राइट लेग पीछे पीछे, आजा यारा लेट्स स्टार्ट अवे। वो बंदा ही क्या है जो नाचे न गाए, हाथों में हाथ थाम ले। ओए डांस पे चांस मार ले, ओ कुड़िए डांस पे चांस मार ले, ओ सोनिए। नाचते नाचते बहू रुआवजा में चीनी की जगह नमक मिला देती है। ओ माय गॉड, गर्मी से तो मेरा हाल बुरा हो गया। जितना खाना बना था बन गया पहली रसोई का। अब मैं तो चली अपने कमरे में। वहीं दूसरी बहू का सब्जी चूल्हे से उतारते समय हाथ जल जाता है। मेरा हाथ, आज क्या हो रहा है मेरे साथ? बार बार हाथ जल रहा है। वहीं दोनों बहू अपनी पहली रसोई का खाना सास के सामने रखती हैं। बड़ी बहू का जला हुआ खाना खाकर सास थूक देती है। ची 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 बहू, ये तूने क्या किया? जलने के बाद भी मैंने तेरा खाना खाया। मुझे नहीं पता था तू अपनी पहली रसोई में इतना बेकार खाना बनाएगी, जबकि तेरी रसोई में माइक्रोवेव, ग्रिल, 4 बर्नर का गैस, मिक्सर, जूसर सब कुछ है। अरे राम रे, गर्मी के शरबत को भी बहू तुमने खराब कर दिया। इसमें नमक कौन डालता है? क्या तुम्हें चीनी और नमक का भी अंदाजा नहीं है? खाना खाते ही कमी निकालना शुरू कर दिया ना आप लोगों ने। मैंने बोला था कि मुझसे पहले रसोई का खाना मत बनवाओ। खाना है खाओ, नहीं खाना है मत खाओ। एक तो गर्मी से बुरा हाल हो गया रसोई में खाना बना बनाकर, उसमें भी ड्रामे।
ये कहकर नताशा चली जाती है और अपने पति की भी नहीं सुनती। तभी माँ जी, पापा जी, आप चारों में से किसी ने खाना नहीं खाया। मैंने कद्दू की सब्जी, कद्दू का हलवा, रायता, चावल, पूरी, सत्तू का शरबत बनाया है, खाकर देखिए ना। खाना खाते ही घर के सब लोग खुश हो जाते हैं। मानना पड़ेगा बहू, इतनी गर्मी में तुमने चूल्हे पर, वो भी इन 4 चीजों से बढ़िया खाना बना दिया। सच में कविता, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। तुमने तो भाभी को भी फेल कर दिया। ये तो बिल्कुल सही कहा राजन बेटा। बहू, तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी ना गर्मी में खाना बनाने में, और लकड़ियां भी तुम ढूंढ कर लाई हो। हाँ पापा जी, थोड़ी परेशानी हुई, हाथ भी जला, पर अपने ससुराल में पहली रसोई के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सुनो, बहू को पुश्तैनी कंगना भी दे देना, उसकी पहली रसोई का तोहफा है ये हमारी तरफ से। नहीं, ये पुश्तैनी कंगन इस गरीब को नहीं देना चाहिए हमें। मैं कुछ और दिन ठहरना चाहती हूँ इस चीज के लिए। कल्याणी, तुम्हें खाना अच्छा लग रहा था फिर? कल्याणी किशन की बात का जवाब दिए बिना ही चली जाती है। फिर उसका पति ही उसके जख्म पर मरहम लगाता है। दिन गुजरते हैं। एक दिन गर्मी से परेशान गरीब बहू कहती है, माँ जी, गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाने से बार बार हाथ जल जाता है। अगर मैं दिन में ही रात का भी खाना बना दूं तो सही रहेगा। नहीं, दोनों टाइम का खाना दोनों टाइम ही बनेगा। गर्मी में अमीर बहू घर में कोई काम नहीं करती और अपने एसी वाले कमरे में पड़ी रहती है, जबकि गरीब बहू सास ससुर का पसंदीदा खाना चूल्हे पर बना बनाकर दोनों टाइम खिलाती हैं, जिसमें उसका हाथ भी जल जाता है और गर्मी से हमेशा पसीने में भीगी रहती है। लेकिन अमीर बहू सास के हर काम में नाक सिकोड़ दिया करती थी। एक दिन गरीब बहू पसीने में लथपथ चूल्हे पर बैंगन का भरता, लिट्टी चोखा बनाकर घर वालों को खिलाती है। खाने के चक्कर में सास गरीब बहू की तारीफ कर बैठती है। वाह बहू, क्या खाना है, रोज रोज अपने हाथ का खाना खिलाकर हमारी आदत मत बिगाड़ देना। और तू चूल्हे पर बहुत अच्छा खाना बनाती है, गर्मी में परेशानी भी होती है ना। हाँ माँ जी, चूल्हे पर खाना बनाने की बात ही कुछ और है। मैं तो शादी से पहले भी चूल्हे पर ही खाना बनाती थी, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बहू, तेरी देवरानी को सब कुछ आता है। तू कब इतना बढ़िया बढ़िया खाना बना कर खिलाएगी, जबकि तेरे को इतनी अच्छी रसोई दे रखी है। अच्छा ऐसा कर, हम सबके लिए कढ़ी चावल ही बना दे, ये तो आसान है। मैं क्यों बनाऊं? मुझे कढ़ी चावल बनाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। ऐसे फालतू काम आप अपनी गरीब बहू से ही करवाओ। मैं शादी करके यहाँ नौकरानी बनने के लिए नहीं आई हूँ। गर्मी के मारे मेरा दम निकल रहा है और आपके नाटक ही खत्म नहीं होते। रसोई में एसी भी नहीं है। बहू, तुम इस तरीके से बात कैसे कर सकती हो, मुंह से, और कैसे? ये कहकर नताशा फिर चली जाती है और अगले दिन गर्मी में खाना बनाते वक्त उसका हाथ कढ़ाई के खौलते तेल से जल जाता है। ये देख सभी घर वालों को चिंता होती है और वो फटाफट डॉक्टर के पास ले जाकर उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। तब डॉक्टर, इतनी गर्मी में चूल्हे पर खाना कौन बनाता है? आपको सावधानी बरतनी चाहिए थी। देखिए कितना हाथ जल चुका है। बेहतर होगा आप कुछ दिन आराम करें और ठंडक में रहें। डॉक्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है। बहू, अब से तू बाहर खाना नहीं बनाएगी, रसोई में ही बनाएगी, लेकिन फिलहाल रेस्ट करेगी। बड़ी बहू, तुझे अभी भी कुछ शर्म आ रही है या नहीं? धीरे धीरे ही सही, लेकिन खाना बनाना सीख ले। देख तेरी देवरानी की क्या हालत हो गई है। आपने बिल्कुल ठीक कहा माँ जी। कविता, जब तुम ठीक हो जाओगी तो मुझे खाना बनाना जरूर सिखाना। हाँ दीदी। इस तरह गरीब बहू घर में कुछ दिन आराम करती है और ठीक होने के बाद देवरानी जिठानी एक साथ एक ही रसोई में खाना बनाकर खुश रहती हैं और अब उनकी रसोई में एसी भी लग जाता है।